उनका चित्र लगा हुआ है। उनकी सादगी को देखिए। बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे एक मेले में एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है और गुब्बारा है गैस का। मेले में आप लोगों ने देखा है गैस के गुब्बारे देखे हैं? अगर इनमें भी गैस भर दी जाए तो ये उड़ने लग जाएंगे। और जब भी उस गैस के गुब्बारे वाले की सेल कम हो जाती तो कुछ आवाजें देता और उसमें से जो गुब्बारे बेच रहा है, जिसके कलर कई तरह के हैं, लाल, पीले, नीले, काले, जब भी उसकी बिक्री कम होती है गुब्बारा तोड़ करके वो छोड़ देता और वो गुब्बारा आसमान में धीरे 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 ऊपर की तरफ जाता है। जो दूर दूर तक बच्चे हैं, मेले में आए हुए हैं, कहीं झूले में बैठे हैं, कहीं दुकान पर हैं, कोई किसी कोने पे खड़ा है, उसकी निगाह जाती है उस गुब्बारे के ऊपर और फिर वो जिद करता अपने पेरेंट्स से, जो उसके साथ में उसकी माँ आई है। उसे कहता, माँ मुझे भी गुब्बारा चाहिए। उसकी माँ वहां पर जाती है और उसको गुब्बारा देती है। एक बच्चा जो बहुत देर से देख रहा था, ये गुब्बारा हवा में उड़ता है। बच्चा तो बच्चा है और बच्चे के अंदर जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं वो बड़ों में भी प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वो जाता है और गुब्बारे वाले का कुर्ता पकड़ करके पूछता है, एक गुब्बारे वाले, एक गुब्बारे वाले, क्योंकि उसका ध्यान तो बेचने में है। देखता है एक छोटा सा बच्चा तो उसका कुर्ता पकड़ के खींच रहा है और पूछ रहा है, ये गुब्बारे वाले भैया, ये जो आपके पास में काले रंग का गुब्बारा है, ये भी क्या तोड़ के फेंके तो क्या आसमान में उड़ेगा? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। हे गुब्बारे वाले भैया, अगर ये जो काले रंग का गुब्बारा है इसको भी आसमान में उड़ाए तो क्या ये उड़ेगा? उसका जितना मासूम प्रश्न था उतना ही अच्छा उसका उत्तर था। गुब्बारे वाले ने कहा, बच्चे ये अपने रंग की वजह से ऊपर नहीं उड़ता है, इसमें जो गैस भरी है, हीलियम गैस है, वो इसको उड़ाती है। हमारे अंदर क्या है? हम जो ऊंचाइयों को पाते हैं उसमें हमारी सुंदरता का कहीं योगदान नहीं है, उसमें हमारी खूबसूरती का कहीं कोई योगदान नहीं है। योगदान किस चीज का है? वो प्रतिभा। ऐसे थे डॉक्टर राधाकृष्णन, इनमें कूट कूट कर प्रतिभा भरी हुई थी और ये ऐसे उड़े आसमान में कि आज पूरा भारतवर्ष 5 सितंबर को उनका जन्मदिन शिक्षक रूप के दिवस के रूप में मना रहा है। मैं चाहूंगा नमन करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए जोर जाते हैं। हम कहां पर जन्म ले रहे हैं? किसी झोपड़ी में या किसी महल में? प्रश्न इस बात का भी नहीं है। महलों की प्रतिभाएं अक्सर महल में ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन जहां पर असीमित साधन नहीं है, सीमित है, जहां पर करने के लिए एक संघर्ष उत्पन्न होता है। आज जब बच्चों को मैं प्रोग्राम देख रहा था, बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे
जहां पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, और जिस घर में बहुत सारी सुविधाएं हैं वहां के बच्चे इतना अच्छा नहीं कर सकते। उन्होंने एक एक चीज को समझा, महसूस किया और उसको अपने जीवन में लिया। तो आज हम इतने महान पुरुष का इस बात को बच्चों कभी मत सोचना कि तुम एक बहुत बड़े परिवार में जब जन्म लोगे तभी तुम बड़े बन पाओगे। तुम्हारे अंदर जो ईश्वर ने इतनी अच्छी प्रतिभा दे रखी है उसको बाहर निकल क्या हो। क्योंकि जो टीचर का काम है, टीचर का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, उसको बाहर निकालो। हमारे अंदर कुछ है, काम कौन करेगा? गुरु। वो गुरु दिखाता है रास्ता, वो गुरु उसको अवगत कराता है, उससे रूबरू कराता है कि बेटा तुम्हारे अंदर ये प्रतिभा है और उसको निकाल दो और पूरी दुनिया को बता दो और दिखा दो कि तुम भी ये कर सकते हो। अक्सर मैं उन लोगों के बारे में पढ़ता हूं जिन्होंने जीवन में, उनके पास संघर्ष के लिए और कुछ नहीं था। अभी पीटी ऊषा को मैं पढ़ रहा था, बहुत दुबली पतली बीमार रहती थी, क्लास 8 की स्टूडेंट थी पीटी ऊषा उस समय। और उस स्कूल का, जिस स्कूल में पढ़ती थी वो, जो उस स्कूल का चैंपियन था, टीचर के दिमाग में पता नहीं क्या आया पीटी ऊषा के लिए, और उसने पीटी ऊषा से कहा, उषा तुम इस लड़के से के बराबर दौड़ो। उसने कहा सर ये क्या कह रहे हैं आप? उस टीचर ने कभी उसकी नजर गई होगी, उसने देखा होगा इस पीटी ऊषा के अंदर कुछ है, ये दौड़ सकती है। लेकिन एक टीचर के एक हिच की जो डोर हम सबके अंदर होती है, और उस पर अगर आर्थिक रूप से हम कमजोर हों, हम गरीब हों, तो डोर और मजबूत हो जाती है। हम हमेशा अपनी उस स्थिति को, उस गरीबीपन को देखते हैं और उससे निकल नहीं पाते। उस टीचर ने उसके अंदर, पीटी ऊषा के अंदर एक प्रतिभा देखी। उसने उसे कहा, उषा इस लड़के से के साथ तुम दौड़ो। और उस पीटी ऊषा के अंदर भी उसका गुरु कह रहा है, उसका टीचर कह रहा है। ये बीच बीच में जो बैलून होते हैं ये तालियां बजाते हैं। और वो दौड़ी, पहली बार दौड़ी स्कूल में अपने, और उसके अंदर गजब का उत्साह, और जो स्कूल का चैंपियन था उसको उसने हरा दिया। उसके गुरु ने कहा, उषा तुम ये हो। और उस दिन जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, एक विश्वास आया है, इतना बड़ा विश्वास कि स्कूल को चैंपियन को उसने हरा दिया। तुम्हारे अंदर कुछ था, उसको तुम्हारे गुरु ने तुमसे रूबरू करा दिया। जब सब पहुंचे डॉक्टर राधाकृष्णन के पास में, जब प्रेसिडेंट थे वो, एक टीचर से लेकर के वो एम्बेसडर बने, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर इंडिया की जो सबसे बड़ा, भारत हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, वो बने। उनके पास पहुंचे कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा देखो मेरा जन्मदिन तुम लोग मनाते हो, मनाना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरा जन्मदिन तुम एक टीचर्स डे के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। क्योंकि अगर कोई अमर है वो शिक्षक है। जितने यहां पर हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं
उनको कुछ याद हो ना याद हो अपने बचपन का, लेकिन जिस टीचर ने उसको उंगली पकड़ करके अच्छी बात बताई उसको याद है। जीवन के अंतिम सांस तक, उस अंतिम घड़ी तक अगर हमसे पूछा जाएगा कि तुम अपने गुरु का, तुम्हें कुछ यादें हैं? जिस समय आंखें बोझिल होकर के बंद हो रही होंगी, कौन सी सांस आखिरी हो जाएगी, उस सांस में भी हमें उस गुरु का ध्यान होगा। तो जो सबसे शाश्वत है, जो सबसे अमर है, अगले साल तुमसे पूछेंगे किस बच्चे ने क्या डांस किया, यादें धुंधली पड़ जाएंगी। कई लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे टीचर ने जो अच्छी बात बताई, चाहे कान पकड़ के बताया हो, थप्पड़ लगा के बताया हो, प्यार से गोद में बैठा के बताया हो, और जो बात तुमको बताई जिसने तुम्हारे जीवन में एक किरण उत्पन्न कर दी, जो अंदर प्रकाश था उसका उसने दरवाजा खोल दिया, वो तुम्हें याद है। तो 5 सितंबर डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा कि शिक्षक दिवस के रूप में मेरा जन्मदिन मनाया है, और कब से मनाया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही टीचर्स डे मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में हम टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन उनकी डेट्स अलग अलग हैं। कई जगह पर, जैसे पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, चाइना में 10 सितंबर, जर्मनी 5 अक्टूबर, श्रीलंका 6 अक्टूबर, और मलेशिया में 16 मई को, न्यूजीलैंड में 29 अक्टूबर, ब्राजील में 15 अक्टूबर को, अफगानिस्तान में 5 अक्टूबर को, और ऑस्ट्रेलिया में जो अक्टूबर का लास्ट फ्राइडे है उसमें मनाया जाता है, बांग्लादेश में 4 अक्टूबर को। क्योंकि गुरु के बिना ना तो प्रेग्नेंट है और ना ही पूरा वर्ल्ड है। जहां पर गुरु है ही नहीं, वहां पर तो सब अंधेरा है। अब आती है एक थोड़ी सी आध्यात्मिक बात। जन्म हमें मिल जाता है, हम पैदा हुए, आप सब जितने लोग हैं सबका एक जन्म हो गया, लेकिन जीवन को निर्मित करना पड़ता है, जीवन को बनाना पड़ता है। एक घर है बहुत सुंदर, उस घर के अंदर, उस ड्राइंग रूम के अंदर एक वीणा, सितार, वो किनारे ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, और सितार पर खूब अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया, सजा रखा है। उसके आसपास फूल भी रखे हैं, मोती की माला भी रखी है, बहुत सालों से रखी हुई है, ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ रही है। लेकिन होता है ना कि हम लोग अपने ड्राइंग रूम में कुछ टाइम के बाद कुछ चीजें चेंज कर देते हैं, देखते देखते देखते, अरे अब इसको हटाओ, बहुत पुराना हो गया, बहुत टाइम से इसको देख रहे हैं, अब इसको चेंज करो, इस सोफा सेट का थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर दो, इसको इधर रख दो, इस कर्टन को चेंज कर दो। उस सितार, उस वीणा के साथ भी यही है, धीरे धीरे पुरानी हो रही है। अब नया जमाना भी आ रहा है। कभी बच्चे दौड़ते हुए गए और वो सितार के ऊपर उनका हाथ लगा, खेलते खेलते लड़ाई हो रही है, वो गिरा तो उसमें से एक आवाज आई, सितार की आवाज आई, उसके तार झंझना उठे। घर के लोगों ने ठीक करके पूछा, क्या हो गया, क्या करते हैं? रात का समय है, लोग सो रहे हैं, उस घर में कुछ बच्चे अभी भी खेल रहे हैं, जुगलबंदी हो गई।
सो रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आशीष सर से मैं कह रहा था कि बहुत अच्छी हम जुगलबंदी करते हो। तो वो वीणा हिलती है और उसमें से आवाज आती है। घर के लोग बहुत गुस्सा करते हैं, कहते हैं अजीब है ये वीणा, बड़ा डिस्टर्ब करती है घर को। सब लोग आराम से सोए रहते हैं और ये बिना मतलब में गिर जाती है और बज जाती है। एक दिन तय होता है, इस वीणा का कोई मतलब नहीं है। जो चीज हमारे मतलब की नहीं, हम लोग उसे कबाड़ी को दे देते हैं। आजकल तो हमारे बुजुर्गों के साथ भी यही हो गया है। पुराने हो जाते हैं, उनको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। उस वीणा को तय होता है कि इस वीणा को बाहर फेंक दो। वो वीणा तो बाहर एक कूड़े घर जैसी जगह है, वहां के लोग जाते हैं और उस वीणा को वहां पर फेंक देते हैं। उधर से एक फकीर आ रहा है, मस्त होकर फकीर आ रहा है। मैंने सोचा था कि चंद प्रयास जिसे कहेंगे, तो वो फकीर जब उधर से निकलता है, देखता है वीणा, और उस वीणा को वो उठा लेता है। पहले उसके तारों को ठीक करता है और उसको फिर बजाना शुरू करता है, कुछ इस तरह से। और जब वो उस वीणा को बजा रहा है, उसमें खो गया वो बजाते बजाते। आसपास जितने लोग रह रहे हैं वो सुनते हैं उस आवाज को और बिल्कुल खो जाते हैं, मंत्रमुग्ध होकर के सब आ जाते हैं धीरे धीरे। वो फकीर बजा रहा है, उसकी चारों तरफ भीड़ बढ़ती जा रही है। जिन्होंने वीणा फेंकी थी वो लोग भी आ जाते हैं। अभी अपने दरवाजे तक ही पहुंचे थे, अभी दरवाजे तक ही पहुंचे थे और देखा कि ये तो हमारी वीणा को, जिसको हम बाहर फेंक आए हैं, उस वीणा को ये फकीर बजा रहा है, ये भिखारी जैसा। वहां भीड़ लगी हुई है और वो बजा रहा है। जाते हैं लड़के उस घर के और कहते हैं, सुनो, ये वीणा हमें दे दो, ये हमारी है। फकीर कहता है, तुम्हारी? तुम तो इसे फेंक चुके हो, तुम्हारी अब कहां है? तुम्हारी तो अब रही नहीं, तुम तो फेंक चुके हो। नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, ये हमें दे दो। फकीर कहता है, नहीं, ये तुम्हारी अब नहीं रही, अब इसको मैं जीवन से जोड़ रहा हूं, इसको मैं शिक्षा से जोड़ रहा हूं। अगर हमारी शिक्षा सिर्फ सजाने की हो गई तो शिक्षा बेकार है। वो ड्राइंग रूम में सजाई जा सकती है। आज जो बड़े बड़े कॉलेजेस में जो डिग्रियां दी जाती हैं, उनको सजा करके बहुत अच्छा लगता है दिखाना, ये हमें सर्टिफिकेट मिला है, डिग्री मिला, लेकिन उनके अंदर कुछ नहीं है। जो उनके जीवन में संगीत खिल सकता था, जो बहुत अच्छे बन सकते थे,
जिस वीणा से बहुत संगीत निकल सकता था, जिस संगीत को सुन करके अगर तुम्हें नींद ना आ रही तो और ज्यादा तुम्हें नींद आ जाएगी, और गहरी नींद आ जाएगी। और उसी संगीत से तुम अगर कभी दुख मना रहे हो, अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हो, तो संगीत तुम्हारा साथी बन जाता है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उस वीणा पर हीरा मोती सजा करके, माला सजा करके ड्राइंग रूम में सजा दिया। अगर हमारे बच्चों को सिर्फ सजा दिया जाए और इन्हें अच्छी एजुकेशन ना दी जाए तो सजना सवरना सब बेकार हो जाएगा। लेकिन वही सोने में सुहागा हो जाता है कि हम बच्चों में एक अच्छी शिक्षा दे दें, उन्हें अच्छा बना दें,